हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो क्लास में सेट कराया जाता है उसका पीडीएफ जो मार्केट में उपलब्ध है उससे आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 6। इससे पहले 5 सेट जो है वो ऑलरेडी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है यह आपको बताना है। कह रहा है शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, यह जो है वो बिल्कुल सही है। फिर जवोलनिपसद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, यह भी बिल्कुल सही है। फिर आगे कह रहा है मनुस्मृति जो है वो गुप्त काल का मानक ग्रंथ है, यह गलत है क्योंकि मनुस्मृति जो है वो शुंग काल का मानक ग्रंथ है, ना कि गुप्त काल का मानक ग्रंथ है। तो यहाँ पहला और दूसरा जो है वो सही है और तीसरा जो है वो गलत है। तो इस हिसाब से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया। तो जैन धर्म जो है वो अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन से। उपनिषद की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सरकार जो उपनिषद की अगर बात करते हैं तो संसार जो है वो दुखों से भरा है, यह विचार महात्मा बुद्ध जो है वो उपनिषद से ही ग्रहण किए थे। पुराण की अगर बात करते हैं तो वर्तमान समय में पुराणों की संख्या जो है वो 108 है। और अगर वेदांग की बात करते हैं तो वेदांग की संख्या जो है वो 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख जो है वो मिलता है। तो तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख जो है वो अर्थशास्त्र में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र की जो रचना है वो चाणक्य के द्वारा किया गया है। वहीं अगर मुद्रा राक्षस की बात करते हैं तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की कृति है। और इंडिका की अगर बात करते हैं तो इंडिका की रचना जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था, जिसमें कि मौर्य प्रशासन की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे अपने शादी के उपलक्ष्य में। नहीं, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवपाड़ा प्रशस्ति की रचनाकार हैं। तो देवपाड़ा प्रशस्ति की रचना जो है वो बंगाल के सेन वंशीय शासक विजय सेन का जो दरबारी कवि धोई था उसके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धोई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वो इल्तुतमिश से नहीं जुड़ा हुआ है। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी करना, यह कौन किया है? इल्तुतमिश ही किया है, यह तो है। एकता प्रणाली की शुरुआत, यह भी इल्तुतमिश किया है। फिर है तुर्कान चिहलगानी का अंत, ये गलत है क्योंकि तुर्कान चिहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, अंत जो है वो बलबन के द्वारा किया गया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन, यह भी इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तुर्कान चिहलगानी का अंत। इल्तुतमिश की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश जो था वो 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने कि 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति भी प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खानकाह क्या था। तो खानकाह क्या था? देखिए, जिस स्थान पर सूफी संत निवास करते थे उसे ही क्या कहा गया है? खानकाह कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूफी संतों का निवास स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। तो शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकोह को जाना जाता है। और दारा सिकोह को यह जो उपाधि है शाह बुलंद इकबाल की, वो उसके पिता शाहजहां के द्वारा ही दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दारा सिकोह। याद रखिएगा, शाहजहां के पुत्रों में दारा सिकोह जो था वो सर्वाधिक विद्यमान था। और दारा सिकोह जो था वो भागवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद और रामायण, ये सब का अनुवाद जो है वो फारसी में करवाया था।
नेक्स्ट है कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में यह युक्ति जो है वो किस विद्वान की है? तो यह किसके द्वारा कहा गया है? टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया है कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टी.आर. होम्स के द्वारा। डिजराइली की अगर बात करते हैं तो डिजराइली ने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डब्ल्यू टेलर की अगर बात करते हैं तो डब्ल्यू टेलर ने कहा था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू तथा मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। और सीले, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले की अगर बात करते हैं तो इसने कहा था कि यह पूर्णतः जो है वो सिपाही विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का टेन्योर कब से कब था, पहले तो यही ध्यान रखिए आप लोग। 1786 से लेकर 1793 तक था और फिर बीच में वो 1805 में आता है। क्लियर है? कह रहा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना ये तो संबंधित है पूछ रहा है, तो ये तो नहीं है, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना जो है वो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस से। फिर सहायक संधि पद्धति की शुरुआत, यह भी नहीं है, क्योंकि सहायक संधि की शुरुआत ऐसे तो सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था, लेकिन फिर लॉर्ड बेलेजली के द्वारा इस पद्धति का व्यापक स्तर पर प्रयोग जो है वो किया गया था। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध, हाँ ये बिल्कुल लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है महलबाड़ी व्यवस्था का क्रियान्वयन, ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित नहीं है, क्योंकि महलबाड़ी व्यवस्था का क्रियान्वयन जो है वो हॉल्ट मैकेजी द्वारा किया गया था और उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। एक साइड पुस्तक के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड लेखक के नाम दिए गए हैं। मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही है। भरत भारती भारतेंदु हरिश्चंद्र ये गलत है, क्योंकि भरत भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगर आप भारतेंदु हरिश्चंद्र से याद ही रखना चाहते हैं तो भारत दुर्दशा याद रख सकते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बाद बाकी इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, संवाद कुमैदी राजाराम मोहन राय, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भरत भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था? तो यह किस आंदोलन के दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वो 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। फिर आप लोग पढ़ते हैं कि मार्च 1931 की बात है, जब गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसको कि दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, और उसी के बाद गांधी जी जो हैं वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। और ऑप्शंस की बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो अगस्त 1920 में हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत अप्रैल 1919 में हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। एक साइड संस्था के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड संस्थापक के नाम दिए गए हैं। आत्मीय सभा आत्माराम पांडुरांग, यही गलत है, क्योंकि आत्मीय सभा की स्थापना जो है वो कब किया गया था? 1815 में किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था? राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज राजाराम मोहन राय बिल्कुल सही है, और कब किया गया था? 1828 में किया गया था। वेद समाज केशव चंद्र सेन, आचार्य केशव चंद्र सेन बिल्कुल सही है, और ये कब किया गया था? 1867 में किया गया था। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष बिल्कुल सही है, और ये कब किया गया था? 1875 में किया गया था। तो यहाँ कौन सुमेलित नहीं है? आत्मीय सभा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं आदि ग्रंथ की। आदि ग्रंथ है क्या? आप लोगों ने नाम सुना होगा गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? 5वें गुरु थे। उन्होंने ही धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किए थे। और आदि ग्रंथ में कबीर हो गए, नामदेव हो गए, रैदास हो गए, बाबा फरीद हो गए, ये सब की रचनाओं को शामिल किया गया था। रामानंद के रचनाओं को शामिल नहीं किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रामानंद। रामानंद से एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? तो वो रामानंद ही लाए थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसका है?
तो कांग्रेस के बारे में बहुत लोगों ने टिप्पणियां किया था। उसमें कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये कहा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अरविंद घोष की अगर बात करते हैं तो इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस जो है वो क्षय रोग से मरने वाली है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि पूरे साल में हम अगर मेढक की तरह एक बार टरटराएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। और लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ा रही है। नेक्स्ट है कि तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा जो है वो किस राज्य में अवस्थित है। तो तप्त पानी किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा में अवस्थित है। अगर हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा, तपोवन जो है वो भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो कि कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर है। और अगर छत्तीसगढ़ से याद रखने हैं तो रख सकते हैं ताता पानी जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तो यह कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि यांग याप दर्रा जो है वो अवस्थित है। तो यांग याप दर्रा जो है वो कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, अच्छा अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल दर्रा, ये सब जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा सिपकिला, रोहतांग दर्रा, बाड़लाचा दर्रा, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। सिक्किम की अगर बात करते हैं तो जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा, ये जो है वो सिक्किम में स्थित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है कि नागौरी जो है वो एक नस्ल है। तो नागौरी हो गया, जर्सी हो गया, देवनी हो गया, ये सब जो है वो गाय की नस्ल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गाय की नस्ल है। नेक्स्ट है कि नागरहोल राष्ट्रीय बाग जो है वो अवस्थित है। नागरहोल हो गया, बनेरघट्टा हो गया, बांदीपुर हो गया, अंसी हो गया, देमुख हो गया, ये सब कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, यानी कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है कि नागपुर शक्तिगिरी परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो नागपुर शक्तिगिरी परियोजना जो है वो कोराडी नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोराडी नदी पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो गंगा अपवाह तंत्र की हिस्सा नहीं हो जाएगा यहाँ पे कृष्णा नदी। कृष्णा जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख नदियों में से एक है, जिसका उद्गम स्थल जो है वो महाराष्ट्र का महाबलेश्वर में है। इसकी कुछ सहायक नदियों के भी नाम याद रखिएगा, जैसे कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, मूसी, तुंगभद्रा, अमरावती, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब जो है वो कृष्णा की कुछ सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है, ये आपसे पूछ रहा है। मिस्ट्रल नहीं, ये स्पेन और फ्रांस की पवन है। हबूब ये नहीं, ये सूडान की पवन है। बुरान नहीं, ये बुरान जो है वो रूस की पवन है। और बिली जो है वो ऑस्ट्रेलिया की पवन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोडा जनजाति जो है वो कौन सा पशु को पालते हैं? तो ये जो टोडा जनजाति होते हैं ये भैंस को पालते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भैंस को पालते हैं। नेक्स्ट है कि पोनंग नृत्य का संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो पोनंग नृत्य का संबंध जो है वो कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट है कि लाली वन्यजीव अभयारण्य जो है वो अवस्थित है। तो लाली हो गया, नामदफा हो गया, मॉलिंग हो गया, ये सब अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र जो है वो किस राज्य में है? तो कालाहांडी हो गया, कोरापुट हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, ये एक्चुअली सब जो है वो एक मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है कि काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो काठमांडू घाटी जो है वो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच। नेक्स्ट है कि IR-20 जो है वो किस फसल की किस्म है?
तो IR-20 हो गया, पद्मा हो गया, माही सुगंधा हो गया, जया हो गया, ये सब जो है वो धान की किस्म है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चावल। गेहूं के भी कुछ किस्म के नाम याद रखिएगा, जैसे कि सोनालिका हो गया, कल्याण सोना हो गया, अर्जुन हो गया, ये सब गेहूं की किस्म है। मक्का की अगर बात करते हैं तो गंगा 5, गंगा 11, डेक्कन 101, ये सब जो है वो मक्का की किस्म है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भूरी क्रांति जो है वो किस क्षेत्र में हुई है, यह आपको बताना है। तिलहन के क्षेत्र में क्या हुई है, पीली क्रांति हुई है। उर्वरक उत्पादन की अगर बात करते हैं तो उर्वरक उत्पादन है, मसाला उत्पादन है और कच्चा तेल उत्पादन है। मसाला उत्पादन तो नहीं होगा क्योंकि मसाला उत्पादन जो है वो गुलाबी क्रांति से संबंधित है। कच्चा तेल उत्पादन जो है वो काली क्रांति से संबंधित है। उर्वरक उत्पादन जो है वो भूरी क्रांति से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तिलहन उत्पादन पीली क्रांति, मसाला उत्पादन गुलाबी क्रांति, कच्चा तेल उत्पादन काली क्रांति और उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति। नेक्स्ट है कि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जो है वो जोड़ती है, यह आपको बताना है। लुजोन जल संधि नहीं, लुजोन जल संधि जो है वो दक्षिण चीन और फिलीपींस सागर को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि नहीं, बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है। डेविस जल संधि नहीं, डेविस जल संधि जो है वो बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि जो है वो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा था कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है। तो यह किसके द्वारा कहा गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही कहा गया था कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है, या फिर यह जो है वो पूर्णतः तरह से मतलब अनेक पहियों वाली एक बिना इंजन की कार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद अली जिन्ना से याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि यह पूरी तरह से सड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है। तो यह किस विद्वान ने दिया है, N.A. पालकीबाला ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, N.A. पालकीबाला ने। ठाकुर प्रसाद भार्गव जो हैं वो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताए हैं। K.M. मुंशी जो है वो इन्होंने यह कहा है कि प्रस्तावना जो है वो हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की एक जन्म कुंडली है। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर की बात करते हैं तो इन्होंने प्रस्तावना के बारे में कहा है कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो हमारे दीर्घकालीन सपनों का एक विचार है। नेक्स्ट है कि भारत है एक। तो देखिए भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या है, भारत की शासन व्यवस्था में केंद्र को भी महत्व मिलता है, राज्यों को उतना महत्व नहीं दिया गया है केंद्र के कंपैरिजन में। तो इस प्रकार की शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है, एकात्मक प्रणाली कहा जाता है। और एकात्मक व्यवस्था को क्या कहा जाता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत है एक क्या, विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संगठन। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो कहाँ से ग्रहण किया गया है, दक्षिण अफ्रीका से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया। और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो अमेरिका से ध्यान रखिएगा क्या क्या, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति और उन पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपातकाल, ये सब चीज़ अमेरिका से ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से ध्यान रखिएगा समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन और प्रस्तावना की भाषा। आयरलैंड की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और एक और ध्यान रख सकते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। देखिए क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, गठन अगर पूछेगा तो। यहाँ अध्यक्ष पूछा है तो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष जो होता है वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं या फिर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गृह मंत्री। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई। नेक्स्ट है कि निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है।
तो निवारक निरोध कानून की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 22 में किया गया है, और अनुच्छेद 22 किस में है? मूल अधिकार में है। एक्चुअली ये निवारक निरोध कानून है, इसके तहत गिरफ्तार किसी भी व्यक्ति को 3 माह तक नज़रबंद जो है वो किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूल अधिकार में। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है? तो यह संसद का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। आप लोगों को पता होगा अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं। वो दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, ये गलत है। राष्ट्रपति जो है वो संसद के सदनों की चर्चा में भाग जो है वो नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? आप लोगों को याद होगा 42वां संविधान संशोधन जो कब हुआ है? 1976 में हुआ है, और इसके तहत राज्य सूची से 5 विषय निकाल लिए गए थे। कौन कौन था? शिक्षा, वन, नापतौल, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन, और यह पांचों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है कि निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट यानी का पूर्ण रूप क्या है? तो वीवीपैट का मतलब होता है, वी से होता है वोटर, फिर दूसरा जो भी है उससे होता है वेरीफेबल, उसके बाद होता है पेपर, और फिर होता है ऑडिट, और फिर होता है ट्रायल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वोटर, वेरीफाइबल, पेपर, ऑडिट, ट्रायल। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका गठन कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1993 में किया गया था। नेक्स्ट है कि राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो अनुच्छेद 243 की आई के तहत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कल के सेट में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुच्छेद 243 के तहत क्या होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है। अनुच्छेद 243 के एम के तहत अगर बात करते हैं तो ऐसे राज्य जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है उसकी जिक्र की गई है, और अनुच्छेद 243 के ओ में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो चुनाव होंगे उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये ऐसी बात जो है वो कही गई है। नेक्स्ट है कि केंद्र राज्य संबंध जो है वो किस अनुसूची में है? आप लोग पढ़े होंगे एक 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में ही केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है, और इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार का भी उल्लेख जो है वो किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7वीं अनुसूची। और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में किसकी बात कही गई है? राज्य भाषा की चर्चा है। 9वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो यह भूमि सुधार से है, और 6ठी अनुसूची की अगर बात करते हैं तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य कौन करता है? तो यह कौन करते हैं? राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री से याद रखिएगा अनुच्छेद 167 जो कि मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका मिलान जो है वो असत्य है या गलत है, आपको बताना है। सीमा शुल्क जो है वो संघ सूची में आता है, बिल्कुल सही है। भू राजस्व संघ सूची में आता है, ये गलत है। भू राजस्व जो है वो राज्य सूची का विषय है। परिवार नियोजन समवर्ती सूची, सिंचाई राज्य सूची सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दी जाती है? तो लघु लोकसभा या फिर प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में टोटल मेंबर होते हैं 22, जिसमें कि 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं, और इनको 1 वर्षों के लिए निर्वाचित जो है वो किया जाता है। और ऑप्शंस की बात करते हैं, प्राक्कलन समिति की अगर बात करते हैं तो प्राक्कलन समिति का गठन जो है वो 1950 में जॉन मथाई के सिफारिश पर हुआ था।
इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 जो होंगे वो लोकसभा से होंगे, मतलब इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं होगा। सरकारी उपक्रम समिति की अगर बात कीजिएगा तो लोक उपक्रम समिति का जो गठन है वो 1964 में हुआ था। किसके सिफारिश पर? कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर हुआ था और इसमें भी सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी, रोबर्स कप, डुरंड कप, डीसीएम ट्रॉफी, मर्डेका कप, ये सब का संबंध फुटबॉल से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से है। नेक्स्ट है कि रिंग, ब्रेक, शब्दावली किस खेल से संबंधित है? रिंग हो गया, ब्रेक हो गया, पंच हो गया, अपर कट हो गया, राउंड हो गया, हुक हो गया, ये सब जो है वो मुक्केबाजी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता जो है वो किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है साइमन कुजनेट्स को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ट्रेजरी बिल। बाद बाकी ये जो शेयर हो गए, म्यूचुअल फंड हो गया, डिवेंचर हो गया, ये सब जो है वो दीर्घकालिक प्रतिभूति है। यहाँ आपसे पूछ रहा अल्पकालिक, तो इस सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है, आपसे पूछ रहा है। देखिए, मौद्रिक नीति के 2 उपकरण होते हैं, एक होता है मात्रात्मक उपकरण और एक होता है गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक में आते हैं ये जो रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, CRR हो गया, SLR हो गया, बैंक रेट हो गया, ये सब मात्रात्मक में आते हैं। और गुणात्मक की अगर बात कीजिएगा तो इसमें सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही, ये सब जो आएगा वो गुणात्मक में आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है गुणात्मक में उपकरण नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो खुले बाजार की क्रियाएं हैं वो क्या है, नहीं है गुणात्मक उपकरण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्मी जो है वो इकाई है। तो फर्मी जो है वो दूरी की सबसे छोटी इकाई है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले दूरी की सबसे बड़ी इकाई, तो पारसेक जो हो जाएगा वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई हो जाएगा। फर्मी सबसे छोटी और पारसेक सबसे बड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। नेक्स्ट है कि कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर नीचे गिरते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो यह जो है गैलीलियो के नियम का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो का नियम। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का भार जो है वो उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक, तो किसी वस्तु का भार जो होगा वो उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु जो है किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी जो है वो वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह किसका नियम कहता है? तो यह जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट है कि गामा किरण का नामकरण किसने किया था? देखिए, याद रखिएगा, गामा किरण की अगर खोज पूछेगा तब आंसर होगा पॉल बिलॉर्ड, लेकिन अगर नामकरण पूछेगा तब होगा रदरफोर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड। न्यूटन से याद रखिएगा ये दृश्य विकिरण के खोज करता थे और हर्शल से याद रखिएगा ये अवरक्त विकिरण की खोज करता थे। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक जो होता है वो बेल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सोडियम परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम परावर्तक लैंप हो गया या फिर साइड मिरर हो गया, इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एनोड के रूप में कार्बन का प्रयोग किया जाता है और कैथोड के रूप में जस्ता के छड़ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपसे एनोड पूछा है तो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु बम जो है वो आधारित है। तो परमाणु बम जो है वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम है, क्या है? अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। तो एल्युमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, प्लैटिनम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुचुंबकीय। अच्छा, प्रतिचुंबकीय कौन कौन से हो जाएगा? जस्ता, सोना, चांदी, हीरा, ये सब प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। और लौह चुंबकीय तो पता ही है, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सब जो हो जाएगा वो लौह चुंबकीय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अशुद्धि मिलाने पर पदार्थों के द्रव्यंक व हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो असत्य है, ये बताना है। एक साइड समस्थानिक है और दूसरी साइड उसके उपयोग हैं। यूरेनियम 235 चट्टान की आयु ज्ञात करने में, बिल्कुल सही है। सोडियम 24 रक्त के थक्का का पता लगाने में, बिल्कुल सही है। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर के नियंत्रण में, सही है। आर्सेनिक 74 ल्यूकीमिया के उपचार में, ये गलत है। ल्यूकीमिया के उपचार में एक्चुअली हम लोग किसका यूज करते हैं? फास्फोरस 32 का यूज करते हैं। और आर्सेनिक 74 का उपयोग जो है वो ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि पनीर जो है वो किस प्रकार का कोलाइड है? तो पनीर जो है वो जेल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि प्रोड्यूसर गैस जो है वो मिश्रण है। तो प्रोड्यूसर गैस जो है वो CO + N2 + CO2 का मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि कैलेमाइन किस धातु का यस्क है? तो कैलेमाइन किसका यस्क है? या जो है वो जिंक का यस्क है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कैलेमाइन यानी कि क्या होता है? ZnCO3। कैलेमाइन हो गया, जिंक ब्लेड हो गया, जिंकाइट हो गया, ये सब जो है वो जिंक का यस्क है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से हरा कसीम यानी ग्रीन वाइट्रोल जो है वो कौन है? तो वो है फेरस सल्फेट, FeSO4 + 7H2O, यानी ऑप्शन नंबर डी। कोबाल्ट सल्फेट की अगर बात करते हैं यानी COSO4 7H2O को, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लाल थोथा। जिंक सल्फेट की अगर हम लोग बात करते हैं ZnSO4 + 7H2O, इसको कहा जाता है उजला थोथा। और कॉपर सल्फेट की अगर बात करते हैं तो इसको कहा जाता है नीला थोथा। नेक्स्ट है कि ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी TNP क्या है? तो TNP क्या है? एक प्रकार का एक विस्फोटक सामग्री है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लोसिव है। नेक्स्ट है कि कीटोन का क्रियाशील समूह क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये वो एक, इसकी अगर बात करते हैं तो ये क्या है? अल्कोहल का क्रियाशील समूह है। ये क्या है? एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है। और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गन मेटल का अवयवी धातु है। तो गन मेटल का अवयवी धातु हो जाएगा Cu + Zn + Sn। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, Cu + Zn + Ni क्या है? ये जर्मन सिल्वर है, याद रखिएगा। Cu + Zn + Fe क्या है? ये डेल्टा मेटल है। और Cu + निकेल क्या है? ये मोनेल मेटल है। नेक्स्ट है कि यस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उसको फ्लस्क कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लस्क कहा जाता है। नेक्स्ट है कि छिपकलियों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? तो छिपकलियों का अध्ययन क्या कहला जाता है? सोरोलॉजी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑफियोलॉजी किसको कहा जाता है? सर्पों का अध्ययन का। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। और इक्थियोलॉजी जो है वो मछलियों का अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस इंडिकस जो है वो गाय का वैज्ञानिक नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शंस की अगर बात करें तो रेने टिग्लिना जो है वो मेढक का वैज्ञानिक नाम है। ओरेजा स्टेबिस्टा जो है वो धान का वैज्ञानिक नाम है। और फेलिस डोमेस्टिका जो है वो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है कि कोशिका का निर्माण जो है वो जिस क्रिया द्वारा होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन होता है? तो वो केंद्रक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्रक होता है। नेक्स्ट है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसका भाग्य है?
तो यह जो है वो लैमार्क के सिद्धांत का, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2,4-D क्या है, तो ये क्या है, एक खरपतवारनाशी है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सार्क जो है वो किस संघ के जीव हैं, तो सार्क जो है वो क्वाड्रेटा संघ के जीव हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अगर मोलिस्का संघ का पूछा जाए तो घोंघा जो होता है वो मोलिस्का का होता है। नेक्स्ट है कि लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है, तो लाइपेज नामक एंजाइम का जो स्राव होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि अग्नाशय जो होता है उससे 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अग्नाशय। नेक्स्ट है कि पटेला नामक हड्डी कहाँ होता है, तो यह कहाँ होता है, घुटना में हड्डी होता है यह, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। देखिए, सबसे पहले 1986 की यह बात है कि देश में पहले एड्स मामले की पहचान हुई थी और उसके बाद फिर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एड्स समिति की गठन किया गया था और फिर जाके 1992 में भारत का पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1992 में। नेक्स्ट है कि टिटनेस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है, तो टिटनेस रोग से प्रभावित अंग जो होता है वो तंत्रिका तंत्र होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आंत प्रभावित होगा हैजा से, फेफड़ा प्रभावित होगा क्षय रोग से और श्वास नली प्रभावित होगा डिप्थीरिया से। नेक्स्ट है कि समर्पण दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है, तो समर्पण दिवस जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का क्या है, पुण्यतिथि दिवस है और कब मनाया जाता है, 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि अंबेडकर एवं मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो अंबेडकर एवं मोदी नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, इलयराजा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, तो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की अभी स्थिति क्या है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की अभी स्थिति क्या है। नेक्स्ट है कि 13वां नसीम अल बहर 2022 युद्धाभ्यास जो है वो भारत और किन देशों के मध्य हुआ था, तो यह किसके मध्य हुआ था, भारत और ओमान के बीच हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि COP27 संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है, तो देखिए मेजबानी तो मिस्र के द्वारा किया गया है, लेकिन अगर पूछे कि इसकी अध्यक्षता, तो इसकी अध्यक्षता जो है वो दक्षिण अफ्रीका के जो मत्स्य एवं पर्यावरण मंत्री हैं बारबारा क्रेसी, उनके द्वारा किया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन में मेजबानी पूछ रहा है तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। और भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी अर्नैक्स को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना है, तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की अगर बात करते हैं तो इसका फाइनल मैच जो था वो महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के बीच खेला गया था, जिसमें सौराष्ट्र जो है वो महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सौराष्ट्र। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में रामसार साइटों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो सर्वाधिक जो है वो तमिलनाडु में है, 14 रामसार साइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण जो है वो किस संस्थान में किया गया था, तो यह IIT गुवाहाटी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू डुक को हाल ही में किस राज्य में राज्य तितली घोषित किया गया है, तो इसको जो है वो सिक्किम में राज्य तितली घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, पहला स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा और चौथे पे भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा। भारत टोटल जो है वो 61 पदक जीता है, जिसमें 22 जो है वो गोल्ड है,
16 जो है वो सिल्वर है और 23 जो है वो ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल के उप विजेता कौन रहे? उप विजेता पूछ रहा है। तो विजेता कौन थे? राफेल नडाल स्पेन के और उप विजेता थे डेनियल मेदवेदेव रूस के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट है कि नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये नीवा का मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, और इसको जारी करने वाला पहला राज्य जो है वो नागालैंड हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नेक्स्ट है कि यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो यह किया है रूस को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस को। नेक्स्ट है कि विश्व शौचालय दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 19 नवंबर। नवंबर से इंपॉर्टेंट और भी कुछ डेज याद रखिएगा, जैसे 7 नवंबर को हुआ था राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस, 20 नवंबर को मनाया जाता है विश्व बाल दिवस, और 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसके बाद 3-4 जो है वो मैथ्स के क्वेश्चन थे हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।